चलो रखो ध्यान। हाँ देखो कल हमने डिस्कस किया था इसमें प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। प्रिंट रेवोल्यूशन जब आया गुटेनबर्ग के बाद, उसके बाद रिलीजियस डिबेट्स एक्स्ट्रा स्टार्ट हो गई। अब लोगों ने सवाल करना स्टार्ट किया, ठीक है। और अब मार्केट के अंदर बहुत मतलब एक तरीके से सस्ती, किधर की मैं बात कर रहा हूँ पहले ध्यान रखना। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं ना ये यूरोप की बात है। कहाँ की? यूरोप की। इसमें भी वैसे ही चलेगा। पैसे पहले इसमें क्या था, देखो चाइना, फिर आया यानी यूरोप, यूरोप में पहले इटली, फिर उसके बाद आएगा फिर से अब इंडिया। यानी इंडिया में कैसे आया प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। अब देखो हमने कल देखा था ये प्रिंट रेवोल्यूशन, फिर रिलीजियस डिबेट स्टार्ट हो गई, ये सारा कुछ हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आगे आगे जो हम पढ़ेंगे अब वो हो गया 19 सेंचुरी। 19 सेंचुरी के अंदर क्या क्या चेंज सब आई। नहीं अब प्रिंटिंग के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था। अब मशीन बेस्ड प्रिंटिंग हो रही थी। अब सस्ती सस्ती बुक्स मिल रही थी। अब वो सस्ती बुक्स जो है आम लोगों तक भी पहुंच रही थी। अब हर एक इंसान पढ़ने के मतलब बुक्स को पढ़ रहा था और उसको फिर उससे फायदा हो रहा था। अब लिटरेसी रेट मैंने कल बोली यूरोप के अंदर कितनी होगी, 60 to 80%। इस प्रिंटिंग की वजह से वहां की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर मैंने बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कहां पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, पहले इसमें मैंने बोला रीडिंग मानिया, बहुत ज्यादा रीडिंग बढ़ गई। और उसमें जो हमने मेन चीज एक देखी थी कि पेनी चैप मैन बुक्स आती थी। अब पेडलर्स आते थे और वो पेडलर्स क्या करते थे, लोगों को बुक्स बेचते थे, ठीक है। लेकिन वो जो बुक होती थी वो एक पेनी की होती थी, वो बेचने वाला चैपमैन कहलाता था, इसलिए इन बुक्स को बोलते थे पेनी चैपमैन बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आम लोगों तक बुक्स पहुंचने लगी। फिर मैंने बोला कि इस रीडिंग की वजह से अब फ्रेंच रेवोल्यूशन पर भी असर पड़ा, क्योंकि वहां पर जो थिंकर्स थे, क्या थे, थिंकर्स, जैसे रसो की बात हमने की, वॉलेटियर की बात की, उन्होंने अपने आइडियाज दिए, क्या दिए, आइडियाज, जैसे वॉलेटियर एंड रसो, उनके आइडियाज, इस प्रिंटिंग, इन्होंने अब अपनी राइटिंग्स जो उनकी थी वो सारा कुछ लिखा विखा, तो लोग इस पर फिर क्या करते थे, यानी ये बुक्स पढ़ते थे और इस पर फिर क्या होती थी, डिबेट होती थी आपस में, लोग फिर इसके बारे में बात करते थे, अब फलाना पर, ठीक है। वो मतलब होता है ना, जब आपको किसी का आइडिया पसंद आता है, आपको लगता है हाँ ये जो बंदा बात कर रहा है ये सही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये लोगों के अंदर मशहूर हो गए और लोगों ने इनकी बातों को सुनना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आइडियोलॉजी चेंज हो गई, क्या होगी, आइडियोलॉजी चेंज हो, और नई आइडियोलॉजी ने जन्म लिया। अब उस आइडियोलॉजी के तहत इन्होंने क्या किया, मोनार्क्स जो होते थे, कौन, मोनार्क्स, उनको क्या करना स्टार्ट किया, मॉक करना स्टार्ट किया, उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करना स्टार्ट किया। समझो बात को, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर भी असर पड़ा, किसका, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का। रीजन, रीजन था कि कुछ लोग जो सोसाइटी के अंदर पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि हमारी सोसाइटी में क्या गलत चीजें हैं, क्या सही चीजें हैं, क्या हमें ठीक करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ जुल्म होता है, कैसे इन क्लर्जीज ने, कैसे उन नोबल्स ने, कैसे इन रॉयल्टी ने, जो फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट, कैसे इन्होंने इन थर्ड एस्टेट वालों को अपना गुलाम बना के रखा है। आ रहा है समझ। तो इस सारे के खिलाफ क्या हुआ, इस सारे के खिलाफ कुछ थिंकर्स थे, कुछ फिलोसफर्स थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट की, उन्होंने कुछ बुक्स लिखना स्टार्ट किया, अपनी आइडियोलॉजी दी कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, किस टाइप की फ्रीडम चाहिए, किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए, किस टाइप की डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। उसमें इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, इनकी हिम्मत जब बढ़ गई, इन्होंने क्या किया, मोनार्क्स को अब उनके खिलाफ लिखना स्टार्ट किया। अब लोग ऑलरेडी गुस्सा थे, किनसे, उन मोनार्क से, इसलिए उन्होंने इनकी आइडियोलॉजी को एक तरीके से बाई किया, यानी वो लोग भी इनकी आइडियोलॉजी के साथ चले गए। अब समझ आ रही है बात। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस प्रिंटिंग की वजह से फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन में हेल्प मिली।
हम नहीं बोलेंगे टोटल रेवोल्यूशन इसी से आया, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि आइडियाज इस प्रिंटिंग की वजह से, अब लोगों के पास बुक्स होती थी, वो इन आइडियाज को पढ़ते थे, अखबार आते थे, पेपर्स आते थे, उन पेपर्स को पढ़ते थे, तो ये आइडियोलॉजी क्या हो गई, ये बहुत ज्यादा फैल गई। किनकी आइडियोलॉजी, ये जो फिलोसफर्स थे, ये जो थिंकर्स थे, ये जो आइडियोलॉजिस्ट्स थे, डिफरेंट जो बड़े बड़े वहां पर उस जमाने के थे, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज जिनको हम बोल सकते हैं। समझ आया? और ये सारा यानी किस वजह से हुआ, ये सारा किस वजह से हुआ, प्रिंटिंग की वजह से, प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब देखो आगे, आगे फिर यहां पर हम बात करेंगे अब 19th सेंचुरी की। किसकी? 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब क्या है, ये है मतलब कल मैंने 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी की बात की थी, ये हो गया 1800 से लेकर 1900 तक। इन 100 सालों में अब और क्या चेंज आई, किसके अंदर, प्रिंटिंग के अंदर। किधर? यूरोप में। अभी भी हम यूरोप पर ही है लगभग, ठीक है, तो ध्यान देना। देखो अब यहाँ के चिल्ड्रन, यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक हो गया चिल्ड्रन पर, बच्चों पर, वर्कर्स पर, वुमेन के ऊपर, उन पर क्या असर पड़ा, किसका, प्रिंटिंग का। चिल्ड्रन, वुमेन और इसी तरीके से वर्कर्स। मतलब यह है कहने का, क्या इस प्रिंटिंग की वजह से इनकी लाइव्स के अंदर कोई चेंज आई, क्या इनको कोई फायदा हुआ, क्या हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, जरा सोचो। इनके बच्चे, औरतें हैं, वर्कर्स हैं। अब देखो मैं आपको पहले मसले समझाता हूँ। जैसे एक औरत थी, उस जमाने में उनको उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था, उनको पढ़ने लिखने नहीं देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब औरतों के लिए क्या बनने लगे, कॉन्वेंट्स बनने लगे, स्कूल्स बनने लगे, ठीक है, ताकि उन औरतों को क्या भेजा जा सके उधर स्कूल में। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंपलसरी की, क्या, एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को क्या किया गया, कंपलसरी किया गया। ये मैं अभी भी कहाँ की बात कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ। फिर बच्चे हैं, बच्चों को पहले क्या होता था, वो उतना ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन अब बच्चों को भी एक ये बुक्स मिल गई, वो पढ़ सकते थे, स्कूल जा सकते थे, तो नए नए स्कूल्स, उनको कहानियां सुनने को मिलती थी, ठीक है। तो इस तरीके से वर्कर्स, वर्कर्स की लाइफ बहुत ज्यादा तंग थी, उनके साथ डिफरेंट तरीके से गलत सलूक होता था, तो उस गलत सलूक के रिलेटेड इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। मतलब जो जिसकी प्रॉब्लम होती है वो उस प्रॉब्लम को लिखता है ना, ना वायरा, जैसे डायरीज एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो इस तरीके से वो इन्होंने भी अब क्या किया, वर्कर्स ने लिखना स्टार्ट किया, अपनी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने रखनी स्टार्ट की, जिस वजह से फिर इनकी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने की कोशिश की गई। ये तो हो गया एक। दूसरा हो गया फर्दर इनोवेशन, और क्या नई चीजें आई, किसके अंदर, किसके अंदर, प्रिंटिंग के अंदर। जो प्रिंट की टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर क्या इनोवेशंस, नई चीजें आई। आ रहा है समझ की नहीं, ध्यान देना। देखो अब देखो 1857 के अंदर, कब, 1857 के अंदर फ्रांस के अंदर क्या किया गया, एक प्रेस, उसको क्या बोला गया फिर, चिल्ड्रंस प्रेस। इसमें क्या था, इसमें अब सिर्फ बच्चों के लिए, यानी एक प्रेस एक बनाया गया, जहां पर अब बच्चों के लिए सिर्फ क्या किया जाएगा, किताबें बनाई जाएंगी, उनके रिलेटेड ही किताबें लिखी जाएंगी, वही प्रिंट की जाएगी, ताकि बच्चों के अंदर उनको नॉलेज दी जा सके। कब, 1857 के अंदर, 1857 के अंदर फ्रांस के अंदर चिल्ड्रंस प्रेस एक बनाया गया, वो बच्चों के लिटरेचर के लिए ही एक तरीके से डिवोट किया गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब जो औरतें थी, औरतें सिर्फ रीडर्स नहीं बनी, औरतों की जो इंपॉर्टेंस है वो एज अ रीडर भी और राइटर भी। देखो ना, समझो बात को, औरतों के साथ जो भी मसले थे उस जमाने में, उन्होंने अपने मसलों के बारे में लिखना स्टार्ट किया। अब मुझे ये बात बोलो आप, जिसके साथ प्रॉब्लम होगी, हो रही होगी, वो ज्यादा बेटर लिख सकता है उसके बारे में कि या जिसके साथ नहीं होगी, जिसके साथ होगी, जाहिर सी बात है। यानी एक गरीब को ही पता है ना गरीबी क्या होती है, जिसको गरीब, जिसने कभी गरीबी देखी नहीं, उसको नहीं पता होता है गरीबी क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब औरतों ने क्या, इन्होंने पहले बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा इनको घरों के अंदर भी एक माहौल बन गया, फिर इन्होंने लिखना भी स्टार्ट किया अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने मसलों के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, एज अ रीडर भी और एज अ राइटर भी, ठीक है। फिर क्या आए, फिर आए पेनी मैगजीन्स। पेनी मैगजीन्स मींस
यानी यहाँ पर अब कुछ मैगजीन्स आने लगे जो बिल्कुल सस्ते होते थे, जर्नल्स आने लगे, मैगजीन्स आने लगे। अच्छा, ये जो मैगजीन्स खास तौर पर थे ना, ये मैगजीन्स किन के लिए होते थे? औरतों के लिए। किन के लिए? और खास तौर पर कुछ मैगजीन्स आते थे, ये खास तौर पर बने होते थे किन के लिए? औरतों के लिए। ठीक है, तो उसमें इनको क्या होता था, इनको प्रॉपर बिहेवियर, कैसे एक औरत को बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे अपने घर को संभालना चाहिए, हाउस कीपिंग एक्स्ट्रा, इस सारे के बारे में ना आसान, जैसे आप मैगजीन्स पढ़ते हो, जर्नल्स पढ़ते हो, आजकल तो वो सारा कुछ अब बहुत कम हो गया ना। आज हमें किसी भी चीज के बारे में अगर जानना होता है तो हम मोबाइल पे देखते हैं, हम इंटरनेट के जरिए से। उस जमाने में इसके थ्रू इन्होंने मैगजीन्स एक्स्ट्रा के थ्रू लोगों को एक तरीके से गाइड करना, मानो ऐसे में समझा दूं, अभी आप में से लड़कियों में से किसी को कोई रेसिपी घर में बनानी है, वो कहाँ से, वो मैगजीन लाएगा, वो कोई जर्नल लाएगा, वो कोई अखबार उठाएगा, तो क्या करेगा, सीधे नेट यूट्यूब खोल दो, वो आया समझ, तो बनाई दी थी। तो इसी तरीके से उस जमाने में यही चीजें कहां से सीखते थे? मैगजीन्स एक्स्ट्रा से। क्लियर है बात? ध्यान से एक एक पॉइंट को समझो। फिर देखो 19 सेंचुरी, अब यहां पर क्या बनाएगी? लैंडिंग लाइब्रेरीज, अब लाइब्रेरीज बनाएगी कहां पर? इंग्लैंड में। और यहां पर लोग क्या करते थे? किताबें पढ़ते थे। आजकल को ना ये सिस्टम तुम्हें खत्म, ठीक है, वह ई लाइब्रेरी, ठीक है, ई लाइब्रेरी। पहले होता था किसी को अगर कोई बुक बुक, पहले मतलब क्या, मैं उतना मतलब बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत कम हो गया। लेकिन पहले ये लाइब्रेरीज के अंदर जाते थे, वहां पर लोग पढ़ते थे, रीडिंग करते थे, जो भी उनको जिसके बारे में भी उनको कोई, जैसे आजकल आप लोगों को कोई स्कूल के अंदर कुछ आर्टिकल्स या कोई चीज आपको निकालनी होती है तो आप क्या करते हो? नेट से। लेकिन पहले पहले क्या होता था, 10-15 साल पहले वो कोई बुक्स लाते थे, उन बुक्स से वो फिर पढ़ते थे, उससे फिर वो कोई भी चीज निकाल, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी। ठीक है, अच्छा, ये ध्यान रखना, लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम अ मीडियम फॉर, किन के लिए? ध्यान दो, एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ये किन के लिए? व्हाइट कॉलर वर्कर्स। व्हाइट कॉलर वर्कर्स मींस क्या होते हैं? वो वर्कर्स जो बहुत ही हाईली स्किलफुल हो। देखो, एक होता है मजदूर, लेबर, ठीक है, लेकिन दूसरा होता है एक ऐसा वर्कर जो क्या होगा? हाईली स्किल्ड, जिसके पास बहुत ज्यादा, वो बहुत अच्छी चीज है, वो लेबर सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई मैनेजरियल किसी के पास स्किल होगा, किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होगा, किसी ऑफिस को कैसे चलाना है, वो भी एक वर्कर की तरह काम करता है। ठीक है, मैंने जो मैनेजर्स होते हैं, इसी तरीके से जो, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो भी एक टाइप के वर्कर्स है ना, कोई इंजीनियर है, वो भी एक टाइप का वर्कर है। तो इस टाइप के जो लोग थे, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स, जिनको क्या बोलेंगे? व्हाइट कॉलर वर्कर्स, तो उनके लिए क्या बन गई? वहां पर लाइब्रेरीज बन गई। ठीक है, तो ये वहां पर जाते थे और वहां पर पढ़ते थे। और किन के लिए? आर्टिजन्स के लिए, आर्टिजन्स के लिए। फिर इसी तरीके से लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए, उनके लिए लाइब्रेरीज बनाएगी, ताकि वो अपने काम करने के बाद पढ़ भी सके, कुछ सीख सके, कुछ उनको इससे भी समझ आएगा। फिर एक और साइड से क्या हुआ, ये मैं क्या समझा रहा हूं, 1800 से लेकर 1900 तक यूरोप के अंदर प्रिंटिंग की वजह से क्या क्या चेंज आई, क्या क्या वहां पर हो रहा था। एक साइड से यहां पर क्या थे? तिमंच बना ग्रिम ब्रदर्स, क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ग्रिम ब्रदर्स। इन्होंने क्या किया? ये कुछ लोग थे, भाई थे, इन्होंने क्या किया? ये जर्मनी के अंदर वहां के दूर दराज गांव के अंदर जाते थे और वहां पर जो फोक टेल्स होती है, पुराने जमाने की जो कहानियां एक्स्ट्रा होती है ना, उनको कलेक्ट करके लाते थे और उनको फिर बुक की फॉर्म में लिखते थे। मतलब आपने देखा होगा, अगर हम यहाँ शहर में रह रहे हैं ना, हम सिटी में रह रहे हैं, अब अगर आप गांव में जाओगे ना, गांव में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कहानियां सुनोगे, समझ आ रहा है? वहां पर आप डिफरेंट टाइप की कहानियां सुनोगे, यहाँ पर आप उतनी ज्यादा कहानियां नहीं सुनोगे। अब अगर आप पुरानी चीजों को खोजना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? गांव साइड से जाओगे ज्यादातर, ठीक है, वहां से निकाल के लाओगे। वैसे इन ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया? फोक टेल्स को, जो उनके ट्रेडिशनल टेल्स, ट्रेडिशनल कहानियां ना, अपने अपने इलाके की, अपने अपने तरीके की कहानियां होती है, ठीक है, तो उन टेल्स को, उन कहानियों को जमा करना स्टार्ट किया
और ये एक तरीके से वहां पर क्या बन गया, एक नया ही एक मतलब नई बुक्स, नई तरीके की कहानियां। तो इस तरीके से लोगों को फिर ये भी दिया गया कि वो अब इन कहानियों को पढ़ सके, ठीक है। तो ये एक और था यानी यूरोप के अंदर, लेकिन यूरोप में कहां पर, जर्मनी के अंदर। तो ये याद रखोगे ग्रिम ब्रदर्स के बारे में, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। अच्छा, अब इसमें ये भी एक बात याद रखो, ये जो पुरानी कहानियां थी इन्होंने अब क्या किया, एक नई फॉर्म एडॉप्ट की, एक नई फॉर्म एडॉप्ट की। कौन सी फॉर्म? पहले ये कहानियां कैसे चलती थी, ऑरली चलती थी, कोई बुजुर्ग सुनाते थे बच्चों को। लेकिन अब क्या हो गया, इन कहानियों ने एक नई फॉर्म ली। कौन सी फॉर्म? अब इनको छापा गया, लिखा गया, ठीक है, प्रिंट किया गया, लोगों तक बुक्स के जरिए से पहुंचाया गया। किन के जरिए से? ग्रिम ब्रदर्स। कुछ आया समझ के नहीं? इतना ये क्लियर है। अब चलो आगे, ये तो हो गया क्या हुआ, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, देखो उन पर क्या असर पड़ा। फिर हो गया फर्दर इनोवेशंस। फर्दर इनोवेशन में देखो 19th सेंचुरी के अंदर, ये इसी 19th सेंचुरी की हम बात करें, ठीक है, एक बंदा था रिचर्ड एम हो, ठीक है, इसने क्या किया, यहां पर प्रेस यानी जो प्रिंटिंग प्रेस होता था, इसको अब यहां पर एक होता था पावर ड्राइव। पावर ड्राइव यानी ये किस पर चलता था, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसने इंप्रूव किया। क्या किया? इंप्रूव किया। इसकी जो टेक्नोलॉजी थी इसको थोड़ा ठीक किया। कैसे? अब ये क्या कर सकता था, 6 कलर्स एट अ टाइम, यानी अब ऐसे न्यूज़पेपर्स आने लगे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए से, जिसमें क्या होते थे, कलर्ड वहां पर पिक्चर्स या कलर्स के अंदर अब लिखा जा सकता था। पहले आपने देखा होगा, पहले पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, पता ना, कलर्ड। वैसे ही पुराने जमाने में जो अखबार एक्स्ट्रा होते थे वो भी ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। फिर लेकिन इसने की टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी सी चेंज, तो अब लगभग कितने कलर्स देख सकते थे, प्रिंटिंग के 6 कलर्स, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर हो गया 20th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशंस फॉलोड बाय अदर सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स। ध्यान देना, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से प्रिंटिंग प्रेसेस होते थे ना, उनके अंदर और थोड़ी सी चेंज आ गई। ध्यान दो, उनके अंदर और थोड़ी सी चेंज आ गई, जिन चेंज की वजह से ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा अच्छी हो गई, ठीक है। उसमें क्या क्या था, मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव्ड, quality of plates became better, automatic paper reels and photoelectric controls of the color register were introduced। ये तीन आपको याद रखने, क्या क्या, फीडिंग पेपर इंप्रूव्ड, दूसरा यानी पेपर को कैसे डालेंगे एक्स्ट्रा, उनके जो प्लेट्स होते थे, जब देखो किसी प्रिंटर की जो प्लेट एक्स्ट्रा वो ठीक होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तो वो अच्छी क्वालिटी का प्रिंट भी देगा, ठीक है। अच्छा, कल मैंने बोला था एक और चीज, वो जो मैं अभी रिपीट कर रहा था, कि यहाँ पर इन्होंने एक बुक भी रखी थी, जो आम लोगों के लिए जो बुक्स आती थी, तो वो ब्लू कवर की होती थी, सस्ती होती थी, इसीलिए वो, और उसका पेपर क्या होता था, वो उतना ज्यादा साफ पेपर नहीं होता था, इसीलिए वो सस्ती होती थी। लेकिन इधर मैं बोल रहा हूँ, जब ये प्लेट्स की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, तो पेपर की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस। अब इन्होंने कलर्ड फॉर्म में लाया, ठीक है। तो पेपर्स की जो यानी अब खुद से ही, पहले क्या करना पड़ा था, एक एक पेपर को निकालो, एक एक को, लेकिन अब क्या होता था, एक बार डाला, फिर वहां से खुद से ही, जैसे ना आजकल हम फोटो स्टेट एक्स्ट्रा करते हैं, वो सारा कुछ, ठीक है। तो यानी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ गई, इंप्रूवमेंट। कुछ आया ये समझ? ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं, सारा कुछ ये कहाँ की बात है, ये है यूरोप की बात। कहाँ की? यूरोप की। आया समझ? तो यूरोप में ये सारा कुछ किसकी वजह से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह। इवन रेवोल्यूशंस आए, लोगों को पढ़ने को मिला, लोगों को सीखने को मिला, लोगों के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ गई, तो ये सारी चीज आई ड्यू टू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर है इतना? अब देखो आगे, आगे अब ये टेक्नोलॉजी किधर आई, इंडिया के अंदर। ये जो टेक्नोलॉजी है ये अब आई इंडिया के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में उस जमाने में राज कर रहे थे कौन, अंग्रेज। तो अंग्रेजों के जरिए से, यहां पर आपने देखा ना अभी इंग्लैंड के अंदर, तो उनके जरिए से ये टेक्नोलॉजी इधर भी आई। पहले तो ये ध्यान रखो, इंडिया में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, अब कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कुछ बुक्स होती थी, पुराने जमाने की बुक्स, इंडिया में जैसे डिफरेंट रिलीजन्स थे, कौन कौन सा, जैसे हिंदुइज्म
उसमें संस्कृत के अंदर कुछ बुक्स लिखी जाती थी, पर्शियन के अंदर जैसे मुस्लिम्स यहाँ पर थे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, किसमें, पर्शियन में, कुछ अरबिक के अंदर, कुछ आया समझ, डिफरेंट टाइप की बुक्स थी जो कुछ संस्कृत के अंदर थी, कुछ पर्शियन के अंदर, कुछ अरबिक के अंदर थी। लेकिन ये कैसे थी, ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या हाथों से लिखी गई थी ये सारा कुछ, ठीक है। या कुछ इसमें क्या था, ये जो सारा कुछ था ना, ये पाम ट्रीज के ऊपर लिखा गया था, पाम ट्री लीव्स के ऊपर, पाम ट्री ना पता, उसके जो लीव्स होते हैं ना उनके ऊपर बहुत सारी चीजें पुराने जमाने में यानी लिखा जाता था उनके ऊपर, ताकि वो ऐसे आगे जाकर आपको जब आपको राइटिंग में होगा तो आप कभी भी उसको पढ़ सकते थे। तो क्योंकि उस जमाने में वो पेपर एक्स्ट्रा की टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा नहीं थी, या तो ये हैंडमेड पेपर था या ये पाम लीव्स के ऊपर इनको कॉपी किया गया था। लेकिन मुझे बोलो क्या ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग था या नहीं था, ये तो कभी भी खराब हो सकता था, कभी भी ये खत्म नहीं हो सकता था। तो इसलिए क्या हुआ, फिर यहां पर भी इंडिया के अंदर भी क्या आया, प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब आई प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी किसमें, इंडिया में, ठीक है, ध्यान देना। कब से आई, इन दी मिड, देखो अभी मैंने पहुंचाया आपको 19 से, अब हम वापस गए 16 सेंचुरी, क्यों, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं किसके रिलेटेड, इंडिया के रिलेटेड। इसलिए थोड़ा देखो इसमें ये कारण होता है कि आपको टॉपिक समझने कैसे इनको रखा गया है, फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है, तब जाकर चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। प्रिंट कम्स टू इंडिया, कब आया इंडिया के अंदर, 16 सेंचुरी, कब आया, 16 सेंचुरी। अगर आपको याद होगा ना 8th के अंदर आपने पढ़ा है, सबसे पहले जो इंडिया के अंदर आए थे, यानी बाहर से जो लोग आए थे जिन्होंने कब्जा किया था अंग्रेजों से भी पहले, कौन आए थे, अच्छा इंडिया का जो समुद्री रास्ता है वो किसने तलाशा था, उसका नाम क्या है, वास्कोडी गामा, सुना है वास्कोडी गामा, कहां से वो आया था, पुर्तगाल से। तो सबसे पहले जो इंडिया का जो रास्ता ढूंढा था किसने, पुर्तगीज ने, किसने, पुर्तगीज ने। तो 16th सेंचुरी के अंदर पुर्तगीज आए थे इधर, कौन, पुर्तगीज। अब ध्यान देना, in the 16th mid 16th century the printing press first came to Goa with Portuguese missionaries। पुर्तगीज जो थे उनकी जो मिशनरीज थे उनके जरिए से, अच्छा ये आए कहां पर थे, गोवा के अंदर, गोवा छो पता। तो इस तरीके से पुर्तगीज ने लाई थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर सबसे पहले, कब, 16th सेंचुरी में, किस साइड से, गोवा के अंदर, क्लियर है इतना, ध्यान दो। फिर 1674 के आते आते लगभग 50 बुक्स, अब यहां पर आप यही पढ़ोगे कहां पर क्या निकला था क्या होता वही, ध्यान दो। 50 books had been printed in कोंकणी एंड इन काराना लैंग्वेज, ये वहां की उस साइड की लैंग्वेज थी। लगभग 50 बुक्स को क्या किया गया था, प्रिंट। देखो आज हम एक दिन में एक आम इंसान भी 50 बुक्स को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, उसके पास भी वो प्रिंटर होता है। लेकिन आप ये उस जमाने की बात करो, लगभग 300-400 साल पहले की बात, जब अभी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी। तो ये 50 बुक्स प्रिंट करना ये बहुत बड़ी एक बात मानी जाती थी, ठीक है। तो लगभग 50 बुक्स इन्होंने इन लैंग्वेज के अंदर, क्या, कोंकणी एंड कराना लैंग्वेज, इनके अंदर। फिर उसके बाद कोचीन, इंडिया के अंदर एक शहर कोचीन, कैथोलिक प्रीस्ट्स प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1500, तमिल के अंदर तमिल बुक एक इन्होंने क्या की, प्रिंट की 1579 के अंदर। उधर नहीं, उसको बंद मत रखो, इसको बंद रखो, ये रखो बंद, ये मुझे पहुंचा है शेयर। अब देखो इधर, इन 1713 कैथोलिक प्रीस्ट्स प्रिंटेड द मलयालम बुक, फिर मलयालम के अंदर, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, ध्यान दो। इन 1710 डच प्रोटेस्टेंट्स मिशनरीज हैंड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट्स। अब यहां पर और कौन आए थे, डच आए थे। देखो आपको ये पता होना चाहिए, ब्रिटिशर्स ने तो इधर इंडिया में पूरे इंडिया पर एक तरीके से कब्जा किया, लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे जो इंडिया में आए थे, ब्रिटिशर्स के अलावा बहुत सारे और भी लोग थे, समझ आ रही है बात। सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, इसी तरीके से आए थे फ्रेंच,
इसी तरीके से आए थे डच, ठीक है, और इसी तरीके से फिर आए ब्रिटिश। फिर इन चारों के बीच में लड़ाई हुई और उसमें से इन ब्रिटिशर्स ने इनको हराया, इनको हराया, इनको हराया, ठीक है, इनको हरा के यहां से इंडिया से भगाया और अपना कारोबार यहां पर जमाया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एज अ ट्रेडिंग कंपनी, पहले आए थे ट्रेडिंग कंपनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पूरे मुल्क के ऊपर ही कब्जा कर लिया, ठीक है। ये चीज गई दिमाग में, अब डच लिखे, ठीक है। तो ध्यान दो, तो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज, इनकी जो मिशनरीज थी, जो इनकी क्रिश्चियन मिशनरीज, कौन सा क्रिश्चियन मिशनरी? प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स कौन थे? जो मार्टिन लूथर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, परसों मैंने समझाया था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने भी यहाँ पर तमिल के अंदर यानी कुछ चीजें, कुछ बुक्स प्रिंट की। फिर 1780 के अंदर जेम्स ऑगस्टस हिक्के बिगेन एडिटिंग द बंगाल गैजेट, अ वीकली मैगजीन। फिर एक और बंदा आया जिसका नाम क्या है? जेम्स ऑगस्टस हिक्के। इसने क्या किया? इसने यहाँ पर एक मैगजीन एक निकलता था, वीकली मैगजीन, उसके अंदर एडिटिंग का काम स्टार्ट किया। फिर इसको प्रिंट किया जाता था, फिर लोगों के अंदर मतलब इसको दिया जाता था ताकि लोग पढ़ सके। यार है समझ? उसके बाद आता है, देखो ध्यान दो, यहां तक करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। देखो, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। ध्यान दो, ध्यान दो, इधर देखो, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। क्या ये आपको पहले समझ आया? ईश्वर क्लियर होता पूछो वही क्या है रिलीजियस डिबेट्स। देखो आप जरा सोचो, जब इंडिया के अंदर भी अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, प्रिंटिंग थोड़ा सा बढ़ गई, अब यहाँ के लोगों ने भी पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब क्या स्टार्ट हुआ? हमेशा यही गसा, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो रिलीजन का आपस में, रिलीजन का टकराव हो जाता है उस टेक्नोलॉजी के साथ। क्योंकि जो रिलीजियस लीडर्स है ना, अक्सर अक्सर, सारे नहीं, अक्सर रिलीजियस लीडर्स वो समझते हैं जो नई टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे उन पुराने ट्रेडिशंस कस्टम्स को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसीलिए रिलीजन के ऊपर ही बात उठती है। आप देखो ना, इवन जब यहाँ पर भी नई टेक्नोलॉजी, आजकल हम सारे जो भी हमारे लीडर्स हैं वो बोलते हैं हमें वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक मतलब कुछ चीजें सही है, कुछ चीजें गलत है, वो फिर डिबेटेबल होती है, वो एक अलग बात है, ठीक है। देखो अब मैं ये आपको समझाऊंगा कि रिलीजियस डिबेट स्टार्ट हुई, क्या हुई? रिलीजियस डिबेट्स एंड पब्लिक डिबेट्स, या रिलीजियस रिफॉर्म्स। आपको पता होगा इंडिया के अंदर चल रहा था उस जमाने में सती सिस्टम एक्स्ट्रा। फिर उस सती सिस्टम को क्या किया गया? खत्म किया गया। लेकिन क्या वो ऐसे ही खत्म हुआ? एक ही चीज से खत्म नहीं होता है। पहले पहले लोगों का जहन बनाया जाता है। लोगों का जहन कैसे बनाया जाएगा? आज कैसे बनाया जाता है? आज टेक्नोलॉजी की, यानी आजकल आप कोई कोई बंदा जो है जिसको लोगों को अपनी ओर मोटिवेट करना होगा, वो कोई वीडियो बनाएगा, वो कोई ट्वीट करेगा, इस तरीके से लोग उसको फॉलो करते, ट्रेंड बनाएंगे, ट्रेंड बनाएंगे, उन ट्रेंड्स एक्स्ट्रा के जरिए से हम लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। उससे समझ आता है कितने लोग इसके साथ है। पुराने जमाने में ऐसा थोड़ी था। पुराने जमाने में क्या करना था? बुक लिखनी थी, बुक लोग पढ़ेंगे, उन लोगों को समझ आएगा सही क्या है गलत क्या है। यहाँ पर ये जो राजा राम मोहन रॉय था, उसने सती सिस्टम के खिलाफ लिखना स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर सती सिस्टम को क्या किया गया? बैन किया गया, ठीक है। ऐसी देखो, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। From the early 19th century, there were intense debates around religious issues. यानी अब प्रिंटिंग की वजह से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को जब बुक्स एक्स्ट्रा मिल गई, उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, तो अब रिलीजन इश्यूज के बारे में अब बातें स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब किस रिलीजन की बात यहाँ पर हो रही है? हिंदुइज्म और इस्लाम के बारे में। समझ आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में वही थे ज्यादा, वो तो अंग्रेज वहां से आए थे। अच्छा, उसके बाद देखो, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। अब क्योंकि बुक्स आम हो गई थी ना, अब लोगों ने, जब देखो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ये बिल्कुल सिंपल में लिखा है, लेकिन इसको समझना असल में है जरूरी। जब लोगों ने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने नई टाइप की, यानी मैं बोलूंगा ये क्या लिखा है इधर, ठीक है। पहले पहले उसकी मीनिंग कुछ और करते थे, लेकिन जब नए लोग आए ना
इसको पढ़ने के लिए, यानी मैं पहले आपको थोड़ा सा जरा ये बैकग्राउंड समझो। पहले सिर्फ रिलीजियस जो होते थे ना, रिलीजियस लोग जो होते थे सिर्फ वही पढ़ते थे ये रिलीजियस बुक्स, लेकिन अब आम लोगों ने भी पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब आम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने हिसाब से मीनिंग निकालना स्टार्ट किया। कुछ आया समझ इस पॉइंट को? देखो, यानी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस। अब जो रिलीजन के अंदर, बुक्स के अंदर, रिलीजियस बुक्स के अंदर जो चीजें लिखी थी उसको लोगों ने अपने अपने हिसाब से क्या किया, अपना अपना मतलब निकालना स्टार्ट किया ना। जहां पर हमें लगता है हाँ ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, वहां पर हम बोलते हैं हाँ ये तो मैं मानूंगा। जहां पर सपोर्ट नहीं होगा वहां पर बिचुस नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यही होता है, ऐसा ही इन्होंने किया। देखो, फिर 1821 के अंदर राजा राम मोहन रॉय इसने पब्लिश किया एक, इसका नाम है संबुद्ध कौमुदी। क्या ये क्या था? ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। क्या था? वीकली न्यूज़पेपर आता था बंगाल के अंदर। तो इसने ये पब्लिश करना स्टार्ट किया। आ रहा है समझ? 1821 के अंदर। अब अगर आपको पता होगा 1836 के अंदर इसी राजा राम मोहन रॉय की वजह से, यानी इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, सती सिस्टम को बैन किया गया। ये कब की बात है? 1821। लेकिन इसने कैसे बनाया होगा लोगों का जहन? इन्हीं बुक्स के जरिए से, अखबारों के जरिए से, अपने मैगजीन्स के जरिए से। कुछ आ रहा है समझ? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मत दो। ठीक है, फिर इसी तरीके से इन 1810 द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामा चंद्रकांत मानस ऑफ तुलसीदास, a 16th century text published in कलकत्ता। तुलसीदास एक और राइटर था, इसने पहले ही कुछ चीजें लिखी थी। लगभग कब? ये कब की बात है? यह है 16th सेंचुरी के अंदर। तो इसने क्या किया, इसकी ये जो बुक्स हैं इनको भी क्या किया गया, अब एक तरीके से पब्लिश करना स्टार्ट किया गया, यानी प्रिंटिंग। ठीक है, 1822 के अंदर दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया गया। एक का नाम था जामे जहान नामा। क्या? जामे जहान नामा। और दूसरे का नाम था शम्सुल अखबार। क्या नाम था? शम्सुल अखबार। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या नाम था? जामे जहान नामा और दूसरा है शम्सुल अखबार। इन मतलब पेपर्स को अब पब्लिश करना स्टार्ट किया गया, लेकिन किस लैंग्वेज में? पर्शियन में। ये स्टार्टिंग है। ध्यान दो इधर 2 मिनट। देखो, फिर उसके बाद देखो इसी साल क्या हुआ, गुजरात के अंदर एक न्यूज़पेपर वहां पर भी पब्लिश किया गया जिसका नाम था समाचार। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। फिर आपको पता होगा हमारे यहाँ एक सेक्ट है जिनको हम बोलते हैं देवबंदी। देवबंदी छुआ पता? हनफी ना, हनफी आसा। हनफियों के अंदर एक वो कर्क वैक्सी दिवान, तिम गए बरेलवी। ब्या गई यम जमातस एक्स्ट्रा छ गसान। आया समझ? जो ना जमात को जाते हैं 40 दिन के लिए निकलते हैं, 3 दिन, उनको बोलते हैं देवबंदी। लेकिन ये देवबंदी क्या है? ये एक देवबंद जो था ना, देवबंद एक शहर है, एक सिटी है। उस सिटी के अंदर एक दारुल उलूम बनाया गया। क्या बनाया गया? दारुल उलूम। उसी दारुल उलूम को बोलते हैं दारुल उलूम देवबंद। अब जो यहाँ से पढ़ के आता है उसी को बोलते हैं देवबंदी, या जो इनको फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं क्या? देवबंदी। अब ये देवबंद जो था ना, ये पूरे इंडिया में एक तरीके से मशहूर हो गया। 1867 के अंदर इसको बनाया गया दारुल को। फिर इन दारुल वालों ने क्या करना स्टार्ट किया, अब फतवाज पब्लिश करना स्टार्ट किए। फतवाज ना दिमाग, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हलाल है, क्या हराम है। तो इन्होंने ये फतवा देने स्टार्ट किए। ये फतवा भी क्या हो गए? पब्लिश। तो लोग इन फतवा एक्स्ट्रा को क्या थे? पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ अमल करते थे, कुछ क्या करते थे। तो इस तरीके से प्रिंटिंग की वजह से रिलीजन को भी एक तरीके से क्या हुआ? फायदा हुआ, और लोगों तक रिलीजन की जो नॉलेज है वो पहुंच गई। ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है इतना? रास्ती वहां गोड़ बोझ